और आइए देखते हैं खबर 1 मिनट। कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत सरकार की नींद उड़ा दी है, लेकिन बिहार में वायरस का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। हर कदम पर कोरोना की गाइडलाइंस टूट रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तो सरकार से लेकर जनता तक भूल गई है। सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन पटना जंक्शन की जो तस्वीर दिखी वो डराने वाली है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोविड जांच के लिए जो सेंटर बना है उसका विभाग के कर्मचारी ही मजाक उड़ा रहे हैं। ज्यादातर समय तक कोविड जांच सेंटर पर कोई कर्मी ही नहीं दिखता। लोग भी बिना मास्क पहने आना जाना कर रहे हैं। डिस्टेंस की तो उम्मीद ही बेमानी है। ये हाल तब है जब दक्षिण अफ्रीका में मिले मल्टीपल म्यूटेशन वाले कोरोना वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में दहशत है। दक्षिण अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते में इस वेरिएंट की वजह से कोरोना के 210% नए मरीज बढ़ गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के दस्तक देने के बाद भी हर तरफ लापरवाही देखी जा रही है। पटना ही नहीं, राजधानी रांची में भी यही हाल है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जमकर लापरवाही बरती जा रही है। कर्नाटक में दोनों मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से एयरपोर्ट पर जांच को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जब शुक्रवार को बेंगलुरु की फ्लाइट रांची पहुंची तो वहां यात्रियों की जांच के लिए मेडिकल टीम का एक भी सदस्य एयरपोर्ट के बाहर मौजूद नहीं था। बेंगलुरु जैसे संवेदनशील महानगर से पहुंचे यात्री बेधड़क बिना जांच के राजधानी रांची में प्रवेश करते रहे, लेकिन एयरपोर्ट पर उनके RT-PCR जांच या फिर थर्मल स्कैनिंग के लिए मेडिकल टीम नजर नहीं आई। हाल ये था कि ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही यात्रा करते दिखे। कुछ के चेहरे पर मास्क तो था, लेकिन वो भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रांची ओमिक्रॉन से कब तक सुरक्षित रह पाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने विश्व की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर पटना एयरपोर्ट पर अलर्ट है और कोरोना जांच को लेकर नियमों में बदलाव भी किया जा रहा है। विदेशों से आने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है और उनके लिए भी 10 दिनों की क्वारंटीन जरूरी है। हालांकि दोनों डोज लेने वालों को देश में हवाई यात्रा की अनुमति है और उनके लिए कोरोना जांच की बाध्यता नहीं होगी। वहीं दोनों डोज नहीं लेने वालों को 72 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट देनी जरूरी होगी। पटना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पटना एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। टीम ऐसे लोगों का कोरोना जांच कर रही है जिन लोगों ने वैक्सीन का दोनों डोज नहीं लिया और जो लोग विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, और ऐसे लोग जिनके पास 72 घंटे के अंदर का RT-PCR जांच रिपोर्ट नहीं है। बुधवार को एयरपोर्ट पर 84 लोगों की कोरोना जांच की गई। हालांकि सभी की रिपोर्ट निगेटिव रही। कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन लगा था, फिर लग सकता है। क्यों? ये जानने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास की सब्जी मंडियों पर नजर डालें तो खुद ही देख लेंगे। वहाँ वैसे दुकानदार हैं जो भूल गए हैं कि पिछले बार लॉकडाउन में 2-3 रुपए किलो की सब्जी खरीदने कोई नहीं आ रहा था। भूल गए हैं कि बाजार बैठ गया था तो भूखे पेट मर रहे थे। ये मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते। भले नए वेरिएंट का खतरा बढ़ा हुआ है, लाख सख्तियों के बावजूद लोग सतर्कता बरतने को तैयार नहीं है। ऐसी ही डरावनी तस्वीरें आती रही तो फिर पटना कोरोना की चपेट में आ सकता है। ये हाल तब है जब कोविड के नए वेरिएंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार लगातार चिंतित दिख रही है। लगातार लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रही है, मगर पटना में इस अपील का असर नहीं नजर आ रहा। खासतौर पर सब्जी मंडियों में तो लोग बेहद लापरवाह नजर आ रहे हैं। पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी की ये तस्वीरें यही बता रही। धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्या मामले की जांच तेज हो गई है। जेल में बंद दोनों आरोपी ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उनके सहयोगी राहुल वर्मा की एक बार फिर वैज्ञानिक जांच होगी। दोनों आरोपियों की नार्को टेस्ट, बैन मैपिंग सहित 4 वैज्ञानिक जांच होगी। इसे लेकर CBI टीम ने विशेष कोर्ट में आवेदन दिया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी टेस्ट कराने की अनुमति दे दी। इसी के साथ दोनों को टेस्ट कराने के लिए गुजरात के गांधीनगर ले जाया जाएगा। 6 दिसंबर से 29 दिसंबर तक दोनों का नार्को और बाकी दूसरा टेस्ट कराया जाएगा।
इससे पहले सीबीआई टीम को 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक दोनों से जेल में पूछताछ की मंजूरी मिली थी। अब तक सीबीआई दोनों आरोपियों को 3 बार रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान धनबाद के जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर होने के बाद मौत हो गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच सीबीआई कर रही है। पुलिस की सख्ती के बावजूद शराब तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर नवादा में अवैध शराब के अड्डों पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापा मारा। गोविंदपुर के महावरा के जंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। छापेमारी में टीम ने कुल 3 बड़े भट्टियों को ध्वस्त किया। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ शराब बनाई जा रही थी। पटना की गोपालपुर पुलिस ने भेलवाड़ा, कामचक और कछुआर मुशहरी में छापेमारी की। इस कार्रवाई में करीब 500 लीटर जावा महुआ नष्ट किया गया। इसके अलावा गौरीचक पुलिस भी सपुआ मुशहरी में दबिश दी और हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया। सहरसा में तो गहने की दुकान से शराब बरामद की गई। पुलिस ने जब तलाशी ली तो दुकान से शराब बरामद हुई, जो तहखाने में छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के बटराहा मोहल्ले में विनोद कुमार ठाकुर की दुकान में छापेमारी की। सरकार की सख्ती के बाद पुलिस सक्रिय है। लगातार सोन और गंगा नदी के टापू पर शराब माफियाओं के साम्राज्य को ध्वस्त करने में जुटी है। पटना पुलिस ने शहर से लेकर गांव तक दर्जनों शराब भट्टियों समेत लाखों रुपए की अर्धनिर्मित शराब और शराब बनाने के उपकरण को आग के हवाले कर दिया। दानापुर, शाहपुर, मनेर और बेहटा में जहां पुलिस महीनों तक छापेमारी नहीं करती थी, वहां समीक्षा बैठक के बाद लगातार छापेमारी की जा रही है। कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक लगभग 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें ज्यादातर लोग देसी शराब बनाने के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में पुलिस अब इतना सक्रिय रूप से छापेमारी कर रही है कि गड़े शराब को भी खोज कर निकाल ले रही है। हालांकि इलाके में विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और पुलिस और सरकार के संरक्षण में शराब तस्करी का आरोप लगा रहे हैं। रबी की फसल लगाने का मौसम है, लेकिन बिहार में एक बार फिर से खाद की किल्लत है। कई जिलों के किसान परेशान हैं। तस्वीरें सासाराम की है, जहां खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। खासकर डीएपी के लिए तो किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खाद वितरण केंद्रों पर भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाद की समस्या कैसी है। सासाराम बिस्कोमान में खाद के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। यहाँ पर किसान महिलाओं को भी कतार में खड़ा कर दिए हैं ताकि खाद उन्हें मिल जाए। मुंगेर में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने व्यापार मंडल में हंगामा कर दिया। किसान इतने गुस्से में थे कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। किसानों के मुताबिक तारापुर में पिछले 1 हफ्ते से खाद के लिए भटक रहे हैं। सुपौल जिले के किसान भी खाद की किल्लत झेल रहे हैं। गेहूं बुआई के लिए खेत तैयार है, लेकिन खाद नहीं मिल पाने की वजह से गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है। सुपौल जिले के तमाम किसान रोजाना डीएमपी मिक्सर के लिए बिस्कोमान के चक्कर काट रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि रात के 3 बजे से खाद के लिए किसान लाइन में लग जाते हैं, लेकिन शाम तक भी उन्हें खाद नहीं मिलता। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की लापरवाही से अब तक 15 मरीजों की आंखें निकाली जा चुकी हैं। गुरुवार को भी 3 लोगों की आंख निकाली जाएगी। फिलहाल आई हॉस्पिटल के मेन गेट को बंद कर दिया गया है, जिससे यहां पहुंचे मरीज और उनके परिजन परेशान दिखे। इन सब के बीच आरोपी डॉक्टर एनडी साहू का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जो कहीं न कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, जिससे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 25 लोगों की आंखों में समस्या आ गई। आनन फानन में कई मरीजों की आंख भी निकालनी पड़ी ताकि दूसरी आंख बचाई जा सके। वहीं कुछ मरीजों से भी कहा गया कि उनकी भी आंख निकालनी पड़ेगी। ये सभी लोग मुजफ्फरपुर के एक निजी संस्था में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए पहुंचे थे। अब मामला सामने आने के बाद आई अस्पताल में ताला लगा है। देखना है कि पुलिस कब तक आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करती है। धनबाद महिला थाने में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों ने पूरे थाने में जमकर हंगामा किया। देर तक दोनों पक्षों के बीच सरेआम तू मैं होती रही, जिसको देखकर लोग कौतूहलवश जुटने लगे। दरअसल धनसार के पुराना बाजार की युवती को उसी मोहल्ले का एक युवक भगा ले गया।
पीड़ित परिजनों की शिकायत पर प्रेमी जोड़े को महिला थाना लाया गया। तभी दोनों परिवार वहां पहुंच गए और फिर दोनों ओर से तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते महिला थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। अचानक हालात इतने बिगड़ गए कि हाथापाई की नौबत आ गई। धनबाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कर दोनों को घर भेजा। धनबाद के महिला थाने में प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तो धनबाद पुलिस दोनों पक्ष की ओर से मिली शिकायत के आधार पर छानबीन कर रही है। छपरा में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। बालू लदी ट्रैक्टर पुलिस की मिलीभगत से बालू लेकर रिहायशी इलाकों में जाते हैं, जहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। इसी क्रम में तेलपा में स्कूली छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने बुधवार को पुलिस को बंधक बनाया था और गुरुवार को एसपी कार्यालय पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर परिचालन को अविलंब बंद कराने की मांग की है और कहा है कि नाबालिग बच्चों के ट्रैक्टर चलाने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इसकी वजह से ज्यादा हादसे हो रहे हैं। बुधवार को गुस्साई भीड़ के बीच घंटों बंधक रहे पुलिस टीम को पुलिस वालों ने मुश्किल से निकाला था। यह पूरा माजरा छपरा के तेलपा मोहल्ले का है। हाजीपुर छपरा एनएच पर बालू लदे ट्रैक्टर का आना जाना होता है। एनएच पर बालू कारोबारियों से पुलिस द्वारा वसूली के भी आरोप लगते रहते हैं। मामले को लेकर अब स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप रहा है। इंसान की सनक का कोई इलाज नहीं है। एक बार फिर इसका उदाहरण देखने को मिला है वैशाली के मेहनार के सहदोई में, जहां पोहियार गांव में प्रमोद राय नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों को बिजली का करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने उन लोगों को बचा लिया। बताया जा रहा है कि प्रमोद राय जमीन बेचना चाहता है और इसी बात का विरोध परिवार के सदस्यों ने किया, तो वो जान लेने पर उतारू हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस को भी इस घटना की सूचना दी, लेकिन पुलिस की टीम ने गाड़ी नहीं होने का बहाना बनाकर यहां आने से मना कर दिया, जिससे लोगों में नाराजगी है। गला टकर रहा था, मारपीट कर रहा था। कौन? हमारा पति है। सो करंट 4 बच्चा को लगा रहा था, हमारा भी लगा रहा था। मामला भले ही पारिवारिक हो, लेकिन पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आगे फिर सनकी युवक किसी घटना को अंजाम न दे सके। जिले के घरवाटांड पंचायत निवासी शहीद विनोद यादव ने लगभग 3 साल तक सीआरपीएफ 74वीं बटालियन में अपनी ड्यूटी की। ड्यूटी के दौरान ही 4 अप्रैल 2014 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में वह वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके शहीद होने के 2 दिनों बाद झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद विनोद यादव के घर पहुंचकर उनके परिवार को सांत्वना दी थी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री का आश्वासन आज तक धरा का धरा ही रह गया। इधर इन दिनों शहीद विनोद यादव के परिवार की जिंदगी काफी कठिनाइयों में कट रही है। वादा किया गया था कि शिक्षक के रूप में नियोजन, एक पेट्रोल पंप और आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन सच तो ये है कि परिवार के लोगों को कुछ नहीं मिला है। शहीद की पत्नी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक चुकी है। खगड़िया में पिता के सपने को पूरा करने के लिए एक बेटी ने मुखिया का चुनाव लड़ा और जीती। 22 साल की आकांक्षा के पिता की जब हत्या हुई तो वो मुखिया थे। आकांक्षा दिल्ली में बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। पिता की मौत के बाद अपनी तैयारी छोड़कर वो चुनाव में कूद गई। आकांक्षा ने खगड़िया जिले के मेघौना पंचायत से 2806 वोट से जीत दर्ज की। इनके पिता भाकपा नेता जगदीश चंद्र बसु 4 बार मुखिया रहे थे। अपराधियों ने पिछले साल उनकी हत्या कर दी थी। 4 बहन और 1 भाई में आकांक्षा सबसे बड़ी है। वो सरकारी अफसर बनना चाहती थी। पिता की मौत के बाद आकांक्षा ने ही पूरे परिवार को संभाला। मुखिया बनने के लिए पंचायत चुनाव से पहले की तैयारियां शुरू की। आकांक्षा बसु ने बताया कि उन्हें ये जीत उनके पिता के अच्छे काम की वजह से मिली है। वो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलना चाहती है। नाज परवीन अपनी नाटे कद को लेकर अक्सर उपहास का शिकार बनती, लेकिन इरादे की कमजोर नहीं पड़ी।
श्रीमतपुर पंचायत के गली मोहल्लों में घूमती रही, हर किसी से समर्थन मांगा और जब सबके वोटों की बदौलत पंच बन गई तो जो खुशी मिली वो बेशक सबसे बढ़कर थी। आज छोटे कद की ये बड़ी उम्मीदवार हर उस शख्स के लिए मिसाल बन गई है जो अक्सर बुरे हालात से हार जाते हैं, लेकिन उन्हीं हालातों से जूझते हुए मुंगेर की ये जाबाज बेटी अब गांव की सरकार चलाने जा रही है। लोग को कहने क्या है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको अपना कार्य करना, अपना समाज का सेवा करना है और हमको इस माने हाइट से या किसी इससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रीमतपुर के ग्रामीणों के भरोसे और वोट की बदौलत पंच बनी नाज परवीन को अब बड़ी भूमिका निभानी है और साबित कर दिखाना है कि वो किसी से भी कम नहीं है। 21वीं सदी में दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन जमशेदपुर में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के लोको कॉलोनी आज भी आदिम युग में है। यहाँ लोग पिछले 50 साल से ढिबरी युग में जीने को मजबूर है। शाम होते ही ढिबरी या फिर मोमबत्ती के सहारे घरों में रोशनी हो पाती है। हाल ये है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड लोगों के पास है, लेकिन बिजली की सुविधा नहीं मिल सकी है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर दूर बसे लोको कॉलोनी में महतो टोला, हरिजन टोला और विरसा टोला समेत करीब 500 से अधिक परिवार रहते हैं जिनके घर पर बिजली नहीं है। सबसे अधिक परेशानी बच्चों को होती है। घर में बिजली नहीं रहने से बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त उन्हें बिजली देने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वादे कागजों से आगे नहीं बढ़ पाते। इस इलाके में बिजली से वंचित लोगों में नाराजगी साफ दिख रही है, लेकिन इसे दूर करने में अब तक कोई पहल नहीं की गई। पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन समस्तीपुर का एक किसान बिना किसी सहायता के काम कर रहा है। ये किसान है भमरूपुर के रहने वाले जितेंद्र चौधरी। बिना किसी सरकारी सहयोग के इन दिनों गौपालन को लेकर अपने इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जितेंद्र ने एक गाय से शुरुआत की और आज उनके पास 23 गाय मौजूद है। इनके पास जो 23 गाय है वह अलग अलग जगहों से नहीं खरीदी गई, बल्कि एक ही गाय की संतान है। कह सकते हैं कि इनके गौशाला में एक देसी गाय का गोवंश मौजूद है। 11,000 रुपए से इन्होंने पहली गाय खरीदी थी। उस वक्त 4 लीटर दूध होता था, लेकिन लगातार मेहनत से वही गाय कुछ ही महीनों में 30 लीटर का दूध देने लगी। गाय के बछड़े हुए और इसकी तादाद बढ़ने लगी। पशुपालक किसान जितेंद्र चौधरी प्यार से उस गाय को लक्ष्मी कहते हैं, जो सचमुच इनके लिए लक्ष्मी का रूप थी। आज वह बूढ़ी गाय तो नहीं रही, लेकिन उसकी बच्चियां उनके गौशाला का शोभा बढ़ा रही है। कोडरमा का तिलैया किसी परिचय का मोहताज नहीं। जिले की पहचान भी तिलैया से ही है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध तिलैया डैम को सजाने संवारने का काम शुरू हो गया है। करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से तिलैया डैम क्षेत्र में सीढ़ी, पार्क, बच्चों के मनोरंजन के इंतजाम के साथ ही नौका विहार के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे तिलैया डैम को जल्दी नई पहचान मिल सकेगी। वहीं केंद्रीय जल आयोग और वर्ल्ड बैंक के ज्वाइंट प्रोजेक्ट ट्रीप 2 के तहत डैम के विकास के लिए DPR बनाने का आदेश है। कुछ दिन पहले ही तिलैया डैम को लेकर प्लान तैयार किया गया था, लेकिन DVC से NOC नहीं मिलने से इस प्लान पर ब्रेक लग गया था। अब नए सिरे से तिलैया डैम सहित अन्य पर्यटन क्षेत्रों में सुविधा बहाल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि नए निर्माण से कुछ दिनों में ही पर्यटकों को बदला बदला तिलैया नजर आएगा। कृषि विज्ञान केंद्र चतरा की ओर से जिले में गेंदा फूल की संभावना तलाशी गई। कई किसानों को इसका प्रशिक्षण दिया गया और फिर इसका असर भी दिखने लगा। अफीम की खेती के लिए कुख्यात चतरा की फिजा अब बदल रही है। अफीम की जगह पहाड़ों की तलहटी में फूलों की खुशबू महक रही है। इसमें पुलिस प्रशासन की सख्ती और जागरूकता अभियान का भी असर है। चतरा में सालों से लगभग 1000 एकड़ में अफीम की खेती होती थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया और ड्रोन के जरिए ऐसे इलाकों तक पहुंच गई जहां अफीम की खेती चोरी छिपे होती थी। इसके अलावा पोस्टर लगाकर गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया गया और उसके बाद अब किसान अफीम की खेती छोड़कर गेंदा के अलावा दूसरे फूलों के साथ सब्जी की खेती कर रहे हैं। अब किसान भी खुश हैं और उनकी माने तो पहले अफीम की खेती करने के दौरान परिवार से दूर रहना पड़ता था और पुलिस का डर भी रहता था, लेकिन अब कोई डर नहीं है और अच्छी आमदनी के साथ परिवार के साथ सुकून से भी रहते हैं।
भुवनेश्वर में चल रहे जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। बुधवार को एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने बेल्जियम को 1-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। लगातार ये दूसरा मौका है जब भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिला है, जबकि चौथी बार जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल का भारत को टिकट मिला है। अब फाइनल में जगह बनाने के लिए शुक्रवार को विवेक प्रसाद की अगुवाई वाली भारतीय टीम का सामना 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी से होगा। बुधवार के मैच में भारत के लिए एकमात्र गोल 21वें मिनट में शारदानंद तिवारी ने पेनाल्टी कॉर्नर पर दागा। आपको बता दें कि बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले की आक्रामक शुरुआत की थी। खास बात यह है कि भारत और बेल्जियम 2016 के जूनियर वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़े थे और भारत ने लखनऊ में हुए मुकाबले में बेल्जियम को हराकर खिताब जीता था। अब देखना यह है कि 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी से सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम किस रणनीति के साथ उतरती है और उसका अंजाम क्या होता है। IIT कानपुर में अपने शोध में दावा किया गया है कि मोक्षदायिनी गंगा नदी जल्द ही अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। IIT कानपुर के इस चेतावनी के पीछे नदी के प्रवाह के बदलते स्वरूप एक बड़ी वजह है। दरअसल IIT कानपुर और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए गंगोत्री ग्लेशियर से ऋषिकेश तक 21,000 वर्ग किमी क्षेत्र का अध्ययन किया है। इस रिसर्च में पाया गया है कि बाढ़, बांध और बैराज के निर्माण की वजह से बाढ़ क्षेत्रों में तेजी से बदलाव हो रहा है। नदियों के स्वरूप में बदलाव की वजह से भविष्य में इसके प्रवाह में और वृद्धि होगी और गंगा बेसिन में बाढ़ का क्षेत्र विस्तारित हो सकता है। प्रोफेसर राजीव सिन्हा का कहना है कि वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बांध और बैराज बनाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा साफ सफाई और गाद प्रबंध जरूरी है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका,
जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा, हर रोग दफा। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाबबाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और किशनगंज